गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे और बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। वैक्सीनेशन में भारत बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बहुत करीब है। आज देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा पूरा हो सकता है। अब तक 99 करोड़ 85 लाख से ज्यादा डोज भारत में लगाए जा चुके हैं। भारत की इस बड़ी उपलब्धि हासिल करने के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जा सकते हैं। पीएम फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाएंगे। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के जश्न की तैयारी है। आंकड़ा पूरा होते ही एक साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर अनाउंसमेंट होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज लाल किले से वैक्सीनेशन के थीम सॉन्ग को लॉन्च करेंगे। कैलाश खेर की आवाज में ये ऑडियो विजुअल फिल्म तैयार किया गया है। 100 करोड़ डोज लगाने के लक्ष्य को हासिल करने पर बीजेपी ने भी जश्न की तैयारियां तेज कर दी हैं। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों का बीजेपी आभार जताएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एम्स के झज्जर कैंपस को बड़ी सौगात देंगे। पीएम राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। अखिलेश यादव और राजभर ने मुलाकात कर रणनीति पर चर्चा की है। प्रियंका गांधी ने आगरा में मृतक सफाई कर्मी के परिजन से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए और कानूनी मदद देने का भी प्रियंका ने ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे। शाह इस दौरान अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। उत्तराखंड के बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया। सीएम ने कहा कि बाढ़ से प्रदेश में अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पीएम मोदी ने तेल कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय यात्रा पर आज बेंगलुरु जाएंगे। डीआरडीओ का दौरा करने के साथ ही रक्षा मंत्री आईएएफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में मजदूरों की हत्या करने वाले लश्कर के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। गुलजार अहमद रेशी समेत 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने कश्मीर में हत्याओं पर पूछा है कि बहुसंख्यक समुदाय शांत क्यों है? जब किसी आतंकी को मारा जाता है तो हल्ला क्यों मचता है? साथ ही कहा कि क्या आप पाकिस्तान जैसा समाज बनाना चाहते हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल के सीएम अशोक गहलोत पर बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 1000 झूठे मरे होंगे तब गहलोत जी पैदा हुए होंगे। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर सुरक्षा बढ़ा दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बोफोर्स तोपें तैनात की जा चुकी हैं। अफगानिस्तान में कठिन हालातों में भारत उसकी मदद करने को तैयार है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मॉस्को फॉर्मेट में भारत की ओर से यह आश्वासन देने की जानकारी दी है। इजरायल के पीएम नेफ्टाली बेनेट को भारत यात्रा पर आने के लिए न्योता दिया गया है। पीएम मोदी की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें इनवाइट किया। फिलहाल यात्रा की डेट फाइनल नहीं हुई है। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने पर कोविड की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यूनाइटेड किंगडम के कंपटीशन रेगुलेटर ने फेसबुक पर 515 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जानकारी छिपाने के लिए जुर्माना लगाते हुए ये कहा गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुंबई के ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान और मुनमुन धमीचा की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में फैसला हो सकता है। आर्यन के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आर्यन खान की जमानत याचिका कल स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज कर दी थी। आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन की बात सामने आई है। मुंबई में 2 ड्रग डीलर गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने दोनों को अंधेरी इलाके से अरेस्ट किया है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है।
सीबीआई ने 2 आरोपियों पर हत्या और सबूत मिटाने के चार्ज लगाए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में 3 और नए मामले दर्ज हो गए हैं। अब तक 43 केस दर्ज किए जा चुके हैं। हिंसा मामले की जांच सीबीआई कर रही है। और देखिए, आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। आज भारत में कुल 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लग जाएगी और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री लाल किले पर जाएंगे और यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यहां से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एक ऑडियो विजुअल फिल्म भी जारी करेंगे। तो आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक। मनसुख मंडाविया ऑडियो विजुअल भी जारी करने वाले इस कार्यक्रम को लेकर के, जिसमें कोरोना डोज के आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे हो जाएंगे। कोरोना डोज की संख्या अब 100 करोड़ की पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री का आज लाल किले पर यह खास कार्यक्रम भी रखा गया। इस चीज को लेकर यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री खुद एक ऑडियो विजुअल फिल्म जारी करेंगे। तो आज भारत में टीकाकरण का एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। आपको याद होगा 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन अभियान की, और आज देखिए हमने 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके की बड़ी चुनौती देश ने देखी, ऐसे में इससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा कारगर रही और जितनी तेज़ी के साथ भारत सरकार ने ये वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई है, ऐसे में 16 जनवरी से लेकर के आज 21 अक्टूबर है, ऐसे में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरी हो गई और इसी को लेकर के आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। और देखिए, आज भारत में कुल 100 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने का आंकड़ा पार हो जाएगा और इस मौके पर एक बड़ी खबर आ रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल भी जा सकते हैं। आरएमएल में प्रधानमंत्री मोदी फ्रंटलाइन वर्कर से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि दिल्ली के आरएमएल अस्पताल भी जा सकते हैं, जहां पर वो फ्रंट लाइन वर्कर्स से मुलाकात कर सकते हैं। आपको याद होगा कोरोना के इस पूरे दौर में फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए हमेशा हौसला अफजाई करने वाला कार्यक्रम प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा था। और अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो शुरुआत फ्रंट लाइन वर्कर्स से ही की गई थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का यही मानना था कि अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स सही सलामत रहेंगे तो वो हमारी रक्षा भी कर पाएंगे। ऐसे में उन्हें बार बार सैल्यूट भी किया गया और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स से आज मुलाकात भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कामयाबी का सारा श्रेय जाता है टीकाकरण अभियान से जुड़े उन स्वास्थ्य कर्मियों को, उन आशा वर्कर्स को जो जिंदगी बचाने की महामुहिम में जुटे हुए हैं, जो खराब हालात में दुर्गम इलाकों में कम संसाधन में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रही है। ये इन्हीं की परिश्रम का परिणाम है कि हिंदुस्तान मील का पत्थर हासिल करने जा रहा है। चीन के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जो इतनी बड़ी आबादी को इतनी तेजी से टीका लगा पाया है। हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीन इसी साल जनवरी महीने की 16 तारीख से देनी शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि इस 10 महीने के दौरान हर दिन औसतन टीके की 36 लाख खुराक दी गई। इस लिहाज से हर घंटे औसतन 1.5 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। हर मिनट 2500 डोज और हर सेकंड 42 डोज लग रहे हैं। आज हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन की रफ्तार देखकर खुद पर अभिमान है। दुनिया भी भारत के स्वास्थ्य कर्मियों के लगन को देखकर दंग है कि कैसे हर दिन वैक्सीनेशन के मामले में भारत इतिहास रच रहा है। ये वही हिंदुस्तान है जहां 10 करोड़ डोज लगने में 85 दिन लग गए थे, लेकिन इसके बाद वैक्सीन अभियान की स्पीड बढ़ी।
अगला 10 करोड़ टीका लगने में 45 दिन, तीसरा 10 करोड़ डोज लगने में 29 दिन, चौथा 10 करोड़ डोज लगने में 24 दिन, पांचवां 10 करोड़ डोज 20 दिन में लग गए, छठा 10 करोड़ डोज सिर्फ 19 दिन में लग गए, सातवां 10 करोड़ डोज 13 दिन में, आठवां 10 करोड़ 11 दिन में, नौवां 10 करोड़ 14 दिन में और 10वां 10 करोड़ डोज 20 दिन में पूरा होने की संभावना है। भारत में अभी 99 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं और कल भारत जो है 100 करोड़ के मार्क को छू लेगा और ये दुनिया के कई सैकड़ों देशों को अगर मिला लिया जाए तो उनकी आबादी के बराबर जो है उनकी जनसंख्या से ज़्यादा वैक्सीनेशन भारत ने कर दिखाया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो वैज्ञानिक जिन्होंने टीका बनाया, वो स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने शहरों से लेकर गांव से लेकर दूर दराज के इलाकों तक टीका लगाने में अपना सर्वस्व लगा दिया, उसी को लेकर जो है अब तैयारियां भी दिख रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ये पंडारा रोड के पास जो है एक डिस्पेंसरी है और इस डिस्पेंसरी में अगर आप देखें तो 100 करोड़ की जो वैक्सीनेशन की मार्क को छूने की तैयारी है उसके लिए किस तरीके से सजाया जा रहा है इस वैक्सीनेशन सेंटर को अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम चीजें लगाई जा रही हैं। कोरोना टीकाकरण के मामले में हिंदुस्तान को सफलता तो जरूर मिली है, लेकिन अभी कई स्तर पर चुनौतियां हैं। केंद्र की सरकार का अपना लक्ष्य है कि इसी साल के दिसंबर महीने तक सभी वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज दे दिया जाए। अब इंतजार इस बात का है कि ये लक्ष्य वक्त पर पूरा हो जाए ताकि हिंदुस्तान टीकाकरण के मामले में फिर से नया रिकॉर्ड बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और यहां पर गृह मंत्री बाढ़ और बारिश से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री यहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पिछले कई दिनों से बाढ़ और बारिश ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई हुई है, जिसको लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है। उत्तराखंड जा रहे हैं अमित शाह और हवाई सर्वेक्षण के जरिए पूरे हालात का वो जायजा भी लेंगे। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ नुकसान इस बाढ़ की वजह से, बाढ़ बारिश की वजह से हुआ, इन सब के बारे में जानकारी जुटाएंगे अधिकारियों के साथ बातचीत करके। तो देखिए, उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि मूसलाधार बारिश से प्रदेश को करीब 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी हम लोग कोरोना से उभरे ही थे। पहले कोरोना की मार झेली, अब ये असमय आपदा की मार आ गई है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और रिकॉर्ड बरसात का तो टूटा ही टूटा है, पिछले कई सालों की बरसात का रिकॉर्ड टूटा है। उसके साथ साथ जो नुकसान है उसका भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। बहुत नुकसान हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। जगह जगह पुल बह गए हैं, संपर्क मार्ग बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, जनहानि हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर और बिजली के सारे जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, संचार कट गए हैं, रोडें सब पूरी तरह से जो है अलग हो गई हैं। साथ में जो है जल की पानी का भी जो है जो सप्लाई है वो काफ़ी जगह पर बाधित हो गई है। अभी उसका आकलन कर रहे हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। आकलन पूरा हो जाएगा, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का नुकसान है। उस आकलन को करने के बाद हम उसके बाद बात करेंगे। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, आगरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण के परिवार वालों से मुलाकात की। प्रियंका रात करीब 11 बजे मृतक के घर पहुंची और पीड़ित के परिवार को सांत्वना दी। प्रियंका गांधी ने मृत सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की पत्नी और परिवार के लिए 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और केस लड़ने के लिए पूरी कानूनी मदद का ऐलान भी किया है। और इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर भी आपको बता दें, आज आर्यन खान की जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कल आपको याद होगा एनडीपीएस कोर्ट से आर्यन की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया था, जिस वजह से आर्यन खान काफी परेशान हुए। आर्यन खान 14 दिन से आर्थर रोड जेल में बंद है और जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली कि एक बार फिर से उनके बेल को खारिज कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, उसके बाद वो काफी परेशान हुए। अब देखना होगा कि अब हाई कोर्ट में क्या कुछ फैसला रहता है, क्या सुनवाई के दौरान क्या पक्ष रखे जाते हैं सीबीआई माफ कीजिएगा एनसीबी की तरफ से और आर्यन के वकील की तरफ से।
और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है राज्य की खबरें देखने का। हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती हुई सीमा पर बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख की तरफ भी बोफोर्स तोपें तैनात की जा चुकी हैं। भारतीय सीमा में चीनी सेना की तैनाती और सैन्य अभ्यास बढ़ाने की खबरों के बीच भारत ने ये कदम उठाया है। बोफोर्स गन की खासियत यह है कि इसे किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इसका वजन 12,000 किलो है। इस गन में ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, जिसकी मदद से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपने इंजन की मदद से ले जाया जा सकता है। बोफोर्स अलग अलग तरह के एम्यूनेशन फायर करने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में निहत्थे निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस एनकाउंटर में हमारे एक जवान भी शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। कश्मीर की अमन और शांति पर अक्टूबर के महीने में आतंकियों ने कई बार ग्रहण लगाया है। निहत्थे निर्दोष मजदूरों और रेहड़ी लगाने वालों को निशाना बनाया गया ताकि घाटी में डर का माहौल एक बार फिर पैदा किया जा सके। लेकिन उन आतंकियों के खिलाफ सेना ने पिछले 2 हफ्तों से हर फ्रंट पर मोर्चा खोल रखा है। सुरक्षा बलों को शोपिया में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोलते हुए आतंकियों को ढेर कर दिया। कश्मीर में भारतीय सेना का आतंकवादियों पर यह बड़ा एक्शन जारी है और आगे भी जारी रहेगा, जब तक धरती के स्वर्ग यानी कि कश्मीर से इन कायर आतंकियों को पूरी तरह से सफाया नहीं कर दिया जाता। अश्विन पूर्णिमा पर बनारस के गंगा घाटों पर आकाश दीप टिमटिमा उठे। पुलिस, पीएसी के वीर सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी गई। अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पुलिस और पीएसी के वीर शहीद जवानों की याद में गंगा घाट पर दिए ऐसे ही जलाए जाएंगे। गंगा की घाट पर जलता आकाश दीप इस बात का प्रतीक है कि शहीदों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा की रोशनी कितनी उज्जवल है। यह परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने घाट पर शहीद हुए सैनिकों की याद में आकाश दीप जलाए थे। 1990 में इसकी शुरुआत गंगोत्री सेवा समिति ने की थी। तब से लेकर आज तक इस परंपरा का हर साल निर्वहन करते हुए पुलिस, पीएसी, आर्मी और सभी पैरामिलिट्री के शहीद जवानों की याद में आकाश दीप जलाए जाते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलकों में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। पार्टियों ने एक दूसरे से गठबंधन करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन का ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी के मुताबिक वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाषपा आए साथ, यूपी में बीजेपी साफ, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस से अखिलेश का गठबंधन टूट गया था। अखिलेश ने बाद में कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार वो किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लेंगे। इसके बाद वह जोली ग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कल आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सीएम ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री, संगठन के कार्यकर्ता राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने सक्षम लोगों से अपील की है कि वो लोगों की मदद करें। राज्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीमें लगातार राहत और बचाव का काम कर रही हैं। लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। और बांग्लादेश में एक हिंसा के दौरान जाने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें इफ्तार करने वाले संत की हत्या का दावा किया जा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है, फैक्ट चेक सेगमेंट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं और कई मंदिरों पर हुए हमले की हर तरफ आलोचना हो रही है, लेकिन इन हिंसक घटनाओं की कई तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर इस मामले में अलग अलग दावों के साथ पोस्ट शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग एक तस्वीर को इस दावे के साथ शेयर कर रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर के स्वामी निताई दास एक हिंसक हमले में मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की जा रही है
कुछ मुस्लिम लोगों को खाना परोसते हुए एक संत की तस्वीर को लोग पोस्ट कर रहे हैं। इसके साथ कैप्शन में ये लिखा जा रहा है कि सांप को दूध पिलाना, कहावत आपने सुनी होगी, अब देख लीजिए। ये है इस्कॉन मंदिर के स्वामी निताई दास, जो रमजान में रोजा इफ्तारी करवाते हुए बांग्लादेश में कल इनकी भी हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को रामनिवास यादव, श्री बजरंग सेना, बिहार सपोर्टर्स, आदित्य कृष्णा गिरी, दीपक राणा समेत कई यूजर्स ने पोस्ट किया है। ज्यादातर लोगों ने कैप्शन में यही दावा किया है कि निताई दास नाम के संत, जो कि इफ्तारी करवाते थे, उनकी भी हत्या हिंसक लोगों ने कर दी है। हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे की हकीकत जानने के लिए पड़ताल शुरू की, मगर हमें निताई दास की हत्या की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। हमने इसकी तह तक जाने और ये जानने के लिए कोशिशें तेज की कि आखिर हिंसा में इस्कॉन से जुड़े किन लोगों की मौत हुई है। तो हमें इस्कॉन नोआखली का फेसबुक पर एक पोस्ट मिला, जिसमें बताया गया था कि प्रांत चंद्र दास नाम के एक भक्त का शव मंदिर के एक तालाब से बरामद हुआ है। यानी कि सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर की जा रही तस्वीर सही नहीं है। वायरल तस्वीर बंगाल के इस्कॉन के एक संत की है, जो 2016 की बताई जा रही है। एक पुरानी तस्वीर को बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा और इस्कॉन नोआखली से जुड़े मामले में शेयर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है आपके काम की खबर जानने का। भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे वैक्सीनेशन में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने भी कोरोना का टीका लगवाया ही होगा, लेकिन अगर आपने अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो हम आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हेल्प डेस्क का जो नंबर है 9013151515 को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन किए गए मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप खोलिए और इस नंबर पर जाकर सर्टिफिकेट टाइप कीजिए, जिससे OTP जनरेट होगा। आपको रिप्लाई आने के बाद 30 सेकंड में मैसेज में आपको OTP मिल जाएगा, जिसे डालते ही आपका नाम शो करेगा। आपको टाइप 1 फॉर डाउनलोडिंग कोविन सर्टिफिकेट का विकल्प दिखेगा। आपको एक टाइप करके सेंड करना है। इतना करते ही आपको PDF फॉर्मेट में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। याद रहे, विदेश यात्राओं के साथ ही भारत में भी कई जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। जम्मू कश्मीर में निहत्थे निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और आज शोपिया में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। यानी कि कल जो मुठभेड़ हुई थी, उस दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन इस एनकाउंटर में एक जवान शहीद और 2 जवान घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। घाटी में जारी है आतंक का सफाया। कश्मीर और हिंदुस्तान के दुश्मनों का चुन चुन कर हो रहा है हिसाब। पिछले 2 हफ्तों से जारी है हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। कश्मीर की अमन और शांति पर अक्टूबर के महीने में आतंकियों ने कई बार ग्रहण लगाया। निहत्थे निर्दोष मजदूरों, रेहड़ी वालों को निशाना बनाया गया, जिससे घाटी में डर का माहौल एक बार फिर पैदा किया जाए। लेकिन उन आतंकियों के खिलाफ सेना ने 2 हफ्ते से हर फ्रंट पर मोर्चा खोल रखा है और आज शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बलों ने आज मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को शोपियां में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। आतंक से परेशान हो चुके स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को ये जानकारी दी। ये आतंकी शोपिया जिले के द्रागड़ इलाके में एक घर में छिपे थे। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों को जैसे इसका पता चला, उन्होंने गोलीबारी शुरू की। जवाब में जवानों ने भी इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया और यह एनकाउंटर करीब 2 घंटे तक चला, जिसमें एक जवान शहीद हुए और 2 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। शोपियां के द्रगड़ इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आज सुबह जैसे ही ज्वाइंट ऑपरेशन ग्रुप आर्मी और पुलिस को पता चला कि यहाँ कुछ आतंकवादी छुपे, उन्होंने इलाके की घेराबंदी कर दी। जब घेराबंदी कर रहे थे, उसी समय आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की और उस एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादी मार गिराए। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है।
शोपियां मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान आदिल आहवानी के रूप में हुई। यह आतंकी जुलाई 2020 से एक्टिव था। आदिल वही आतंकी है जिसने टारगेट किलिंग के तहत पुलवामा में सहारनपुर के निवासी की हत्या की थी। पिछले 10 दिनों में 13 एनकाउंटर में वीर जवानों ने 15 आतंकियों को ढेर किया। इन 15 आतंकियों में से 4 वो आतंकी थे जिन्होंने पिछले दिनों घाटी में निर्दोष लोगों की हत्या की थी। कश्मीर में भारतीय सेना का आतंकवादियों पर बड़ा एक्शन जारी है और आगे भी जारी रहेगा जब तक धरती के स्वर्ग कश्मीर से इन आतंकियों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच पिछले 10 दिनों से मुठभेड़ जारी है। आतंकी पुंछ के घने जंगल में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इन छोटी छोटी टुकड़ियों को घेर भी रखा है। सेना ने इस पूरे इलाके में पैरा कमांडो तो पहले ही तैनात कर दिया था, लेकिन अब आतंकियों की जल्द सफाई के लिए वहां पर और भी फोर्स बढ़ा दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आतंक को घाटी से मिटाएगा हिंदुस्तान। भारत के दुश्मनों का कश्मीर से सफाया करेगा हिंदुस्तान। सेना के जवानों की शहादत का बदला भी लेना है और निहत्थे निर्दोष लोगों को मारने वालों से हिसाब भी करना है। पुंछ में शहीद हुए 9 सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए आतंकियों के खिलाफ 10 दिन से ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुंछ में और सैनिकों की तैनाती की गई। पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर मुठभेड़ हुई। आतंकी पुंछ के भट्टा दुरियन के घने जंगलों में छिपे हैं और अब सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इन छोटी छोटी टुकड़ियों को इसी इलाके में पूरी तरह घेर लिया। बट्टादूरी एरिया में घेराबंदी तेज कर दी गई। आप देख सकते हैं कि एडिशनल रीइंफोर्स उस जगह पे भेजी जा रही है ताकि पूरी तरह से उस इलाके को घेर लिया जाए। जो आतंकवादी वहां छुपे हैं उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। देखिए कितनी बड़ी तादाद में इस समय फौजी यहां से गुजर रहे हैं और ये जंगल के उस इलाके में जा रहे हैं पिछले 10 दिन से जहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं। बहुत ही मुश्किल इलाका है। इस इलाके में बहुत सारी कठिनाइयां इस वजह से क्योंकि एक तो जंगल काफी घना है, उसके अलावा जो ये टेरेन है काफी डिफिकल्ट है। और आप देखिए कितने जवान उस इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां पे ऑपरेशन इस समय चल रहा है। इस वक्त लोगों को भी अनाउंसमेंट करके कहा गया है कि आप अपने घरों में रहिए। भट्टा दुरियन के घने जंगलों में 4 से 6 आतंकी छोटी छोटी टुकड़ियों में छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा है। सुरक्षा बल किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। पिछले 10 दिनों से जारी इस मुठभेड़ में 9 जवान शहीद हो चुके हैं। यहाँ पे काफी शांति और सुनसान लग रहा है, क्या वजह क्या है? सर यहाँ से कम 10 दिन हो गए हैं। गोलाबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से कल मस्जिद में ऐलान भी किया गया कि अपने घरों में रहें और सेव रहें। उसके बाद बच्चे भी घर में, मवेशी भी घर में, सब कुछ तकरीबन घर में। ये बिल्कुल यहाँ सुनसान छाया हुआ है। किसी की आवाज़ नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, इसी वजह से एक गोलाबारी की आवाज़ आती है बस। तो आपको भी डर लगता होगा ये जब टेररिस्ट कहीं छुपे होंगे तो उसके लिए तो आपको भी डर लगता होगा। फायर डर तो है ही, इसलिए तो ये अभी कल ऐलान किया मस्जिदों में जो है सबके लिए कि सब अंदर रहो। देखिए हम लोगों से यहाँ स्थानीय निवासियों से बात कर रहे थे तो ये कहते हैं कि फौज ने एक बहुत सही डिसीजन लिया है जहाँ वो लगातार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप बाहर ना निकलिए। आखिरकार इनकी हिफाजत के लिए ये डिसीजन लिया गया है। सेना के इस ऑल आउट ऑपरेशन में इलाके की मस्जिदों के इमाम और मौलाना भी साथ हैं। मुठभेड़ स्थल के नजदीक मस्जिद से ऐलान किया गया कि सभी लोग घरों के अंदर चले जाएं, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। तमाम आज़ाद से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। अगर कोई घास काट रहा है उनको भी अपील की जाती है वो अपना काम काज छोड़कर अपने घरों में बंद हो गए। एक तरफ जहां सेना आतंकियों का सफाया करने के लिए दिन रात एक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सेना के लिए गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों का रेस्क्यू भी अहम है। भारतीय सेना इलाके से गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को पहले ही बाहर निकाल रही है, जिससे आतंकी इन्हें बंधक बनाकर भाग निकलने में कामयाब ना हो। किस तरीके से आपकी फौज वहाँ मदद कर रही है? वे बहुत बड़ी बढ़िया मदद कर रही है।
ठीक है, हमको उधर से नीचे उतारा, उन्होंने बोला यहाँ से खतरा है, नीचे से जो हमको दिक्कत बहुत आई, लेकिन आए महफूज हम यहाँ, ठीक है ना। वहाँ फौज बहुत लगी और बहुत मदद कर रही है वहाँ, ठीक है ना। वहाँ पे इस समय फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी? हाँ बिल्कुल आवाज़ दे रही है। अच्छा, फायरिंग की आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कितना मतलब आपको थोड़ी देर के लिए डर लगा जब फायरिंग की आवाज़? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ मौके पर थे, उधर से फिर वापस किया हमको। अच्छा, पहली बार आपको वापस भेज दिया था। आतंकियों को करार जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। हर कोने पर सेना के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। आतंकी पूरी तरह घिरे हैं। 10 दिनों से जारी इस ऑपरेशन में सेना को अब सफलता जल्द ही मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और पुंछ के जंगल में जारी इस ऑपरेशन का आज 10वां दिन है। इस बीच आर्मी चीफ MM नरवणे पुंछ पहुंचे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर के सुरक्षा का जायजा लिया और इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। यानी कि अब इन आतंकियों के सफाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आतंकी ऑक्सीजन बंद करेगा हिंदुस्तान। भारत के दुश्मनों का घाटी से सफाया करेगा हिंदुस्तान। सेना के जवानों की शहादत नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। निहत्थे निर्दोष लोगों को मारने वालों से हिसाब बराबर करेगा हिंदुस्तान। पिछले कुछ हफ्तों से कश्मीर में आतंकियों ने सेना के जवानों, कश्मीरी पंडितों, मजदूरों और गरीबों को निशाना बनाया है। पुंछ में शहीद हुए 9 सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए आतंकियों के खिलाफ 9 दिन से ऑपरेशन जारी है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने नियंत्रण रेखा का जायजा लिया। उस दौरान सेना के अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हर जानकारी दी। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान MM नरवणे फॉरवर्ड पोस्ट पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा की स्थितियों का पूरा जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने ने आज अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां पे उन्होंने सुरक्षा की समीक्षा भी की। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरों से बातचीत की और उसके साथ साथ उन्होंने जवानों से भी बातचीत की। एक टाइम जब आपके यहाँ ऑपरेशन चल रहा हो बिम्बर गली के जंगलों में, जहाँ 5 से 6 के करीब आतंकवादी हो और 9 दिन से ऑपरेशन चल रहा हो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जवानों के बीच में आ जाएं तो मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। आज कुछ ऐसा ही यहाँ देखने को मिला। जवानों का मनोबल काफ़ी हाई हुआ है और अभी अभी खबर आई है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन की, बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। मस्जिदों से ऐलान करवाया जा रहा है कि आप अपने दुकानें और मकानों के अंदर रहिए, दुकानें बंद रखिए, ताकि एक ऑपरेशन लॉन्च करके जल्दी से जल्दी इन आतंकवादी जो यहाँ पे पिछले कई महीनों से छुपे हैं उनको मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। ये बैठक कल शाम शुरू हुई, जो रात करीब 10 बजे तक चली। खबर है कि बैठक में कश्मीर के मौजूदा हालात पर काफी मंथन किया गया। वहाँ पिछले कुछ दिनों में जारी आतंकियों की कायराना हरकत पर भी चर्चा हुई। कश्मीर के हालात को देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई, जिससे आतंकी और उनके मददगार किसी भी तरह से अपना संदेश बाहर न भेज सकें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी लोगों पर आतंकवादियों को खाना समेत दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराने का आरोप है। जहां एक और वादी कश्मीर के 11 इलाकों में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर पुंछ में ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। मैं इस समय बिम्बर गली के इलाके में हूं। इस जंगल में पिछले 9 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। 5 से 6 के करीब आतंकवादी यहां छुपे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को इत्तला मिली है कि कुछ लोग इन्हें यहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर और खाना प्रोवाइड कर रहे थे। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में 8 लोगों को डिटेन किया गया है। बताया जाता है कि उनमें से एक माँ और बेटा भी हैं जो खाना प्रोवाइड कर रहे थे जंगल में छुपे हुए आतंकवादियों का। बताया
जाता है कि इन आतंकवादियों ने इस जंगल में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। उनकी कोशिश यही थी कि एक पूरा बेस सेटअप किया जाए ताकि इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो पुंछ और राजौरी है, यहाँ पे हालत खराब किए जाए। अब देखिए कितनी चौकसी से हमारे सुरक्षा बल के जवान खड़े हैं, जगह जगह पर तैनात हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि इस ओवरग्राउंड नेटवर्क को तोड़ दिया जाए, क्योंकि यह ओवरग्राउंड नेटवर्क है, यह बहुत ही खतरनाक है। यह हाथ में तो बंदूक होती नहीं, इसलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वो लोग हैं जो अक्सर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इस टेररिज्म का इकोसिस्टम जो जम्मू कश्मीर में इस समय एग्जिस्ट कर रहा है। और पुंछ के सुपरन कोच में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है, लेकिन घना जंगल और मुश्किल हालात होने की वजह से सेना को अब तक ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इस बीच सेना को यह जानकारी भी मिली कि कुछ लोकल लोग इन आतंकियों की लगातार मदद कर रहे हैं, जिसके बाद सेना ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। या कभी उस हिंदुस्तानी को टारगेट कर रहे हैं जो तिरंगा अपने देश में लिए घूमता है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि यहाँ पे अमन अमान रहे, ये चाहते नहीं है मुस्कान कश्मीरियों के चेहरे पे रहे। इस समय अगर हम इस जंगलों की बात करें, बिम्बर गली के जंगलों को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश हो रही है। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ गाँव वालों से कहा है कि किसी भी किस्म की कोई मदद इन आतंकवादियों को ना दीजिए, क्योंकि इस हाइडआउट में बताया जाता है कि काफी राशन प्रोवाइड किया गया है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि कौन लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जो मां बेटा जिसको डिटेन किया गया, बताया जाता है कि कई बार उन्होंने अपने घर में उन्हें छुपने की पनाह दी और कई बार उन्होंने उन्हें खाना भी प्रोवाइड किया। यही एक वजह है कि ये इतने दिनों से यहाँ सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है 3 महीने पहले बालाकोट के लाइन ऑफ कंट्रोल से ये क्रॉस करके आए थे, तब से इस जंगल में ये छुपे हुए हैं। पिछले 3 महीनों में देखा जाए तो 3 एनकाउंटर हुए हैं। पंगाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, थना मंडी में उससे पहले एक आतंकवादी को मार गिराया था। ये उसी ग्रुप का हिस्सा बताए जाते हैं और यहाँ पे छुपे हुए हैं। जब तक यहाँ इन्हें लोकल कोई सपोर्ट ना कर रहा हो तो रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही एक वजह है कि शिकंजा कसा जा रहा है उन गांव वालों पे जो गांव वाले इन्हें मदद कर रहे थे। आतंक को मिटाना है, कश्मीर का अमन और चैन लौटाना है। हर मोर्चे पर तैयार है हिंदुस्तान की सेना। अब की बार आतंकियों पर होगा बड़ा और सबसे घातक प्रहार। और चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस विधायक की दबंगई की, जहां पर सवाल पूछने पर कांग्रेस विधायक ने एक युवक की पिटाई कर दी। पंजाब की बात करें तो पंजाब के पठानकोट में विधायक जोगिंदर पाल एक कार्यक्रम में अपना गुणगान गा रहे थे और तभी एक शख्स ने उनसे जरा सा पूछ लिया कि विधायक जी, पिछले 4.5 सालों में आपने काम क्या किया है। युवक के सवाल से विधायक जी इतने भड़क गए कि उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी और जो उनके समर्थक वहां पर थे वो भी उनके साथ हाथापाई करने लगे। लेकिन देखिए अब ये जो वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सियासी सफलताएं जब सिर पर सवार हो जाती है तो विधायक ऐसे ही मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ये कांग्रेस के विधायक हैं, एक अदद सवाल पर ऐसे भड़क उठे जैसे किसी ने बिल्कुल दुखती रग पर ही हाथ रख दिया हो। लड़के ने इतना ही तो पूछा था कि कितना काम हुआ है, बस विधायक जी को बुरा लग गया और इतना बुरा लगा कि हाथ चलाने लगे। पंजाब के पठानकोट के भोआ के विधायक जोगिंदर पाल हैं। रात के वक्त में किसी कार्यक्रम में अपना बखान कर रहे थे। पास में ही एक लड़का खड़ा था। लड़के ने लंबी लंबी बातें सुनने के बाद अपना एक सवाल रख दिया। सवाल था, 4.5 साल में आपने क्या किया है? पहले अकेले विधायक जी ही बोल रहे थे, सामने खड़े लोग तो सिर्फ तालियां बजा रहे थे। बीच में अचानक एक लड़का आता है, एक ही तो सवाल पूछता है और इसी के साथ विधायक जी की सच्चाई सामने आ जाती है। पहले विधायक जी ने हाथ छोड़ा, फिर उनकी सुरक्षा में लगे जवान भी लड़के पर टूट पड़े। हो सकता है आपको आश्चर्य लगे, लेकिन यह सच है कि विधायक से एक सवाल पूछने की ऐसी सजा मिल रही है। ये वही नेता हैं जो चुनाव आते ही जनता के दरवाजे पर वोटों के लिए एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। आज एक सवाल भर से भड़क रहे हैं। हो सकता है ये संयोग भर हो, लेकिन कांग्रेस के नेता विधायक आजकल सवालों से लगातार बच रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। विधायक विकास से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देते। पार्टी के बड़े नेता अपने नेताओं के आरोपों पर बचते हैं।
पठानकोट वाले विधायक जोगिंदर पाल का वीडियो तो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। एक तो कांग्रेस पार्टी पंजाब में वैसे ही अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है, ऊपर से ऐसे विधायकों के ऐसे वीडियो वायरल होंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए बात करते हैं करण मोरवाल की। वही करण मोरवाल जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक का बेटा है और रेप का आरोपी है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार फरार चल रहा है। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम के बाद अब करण मोरवाल पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें अब हर घंटे बढ़ रही है। पिछले 7 महीने से फरार करण पर अब शिकंजा कसने वाला है और ये सब टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम का बड़ा असर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार करण मोरवाल को सामने आने को कहा जा रहा है, बावजूद इसके वो सामने नहीं आ रहा। देर ही सही, अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल अगर 48 घंटे में सरेंडर नहीं करेगा तो करण की संपत्ति जब्त की जाएगी और कुर्की की कार्रवाई होगी। आज मैंने आईजी को निर्देश दिए हैं कि इनाम बढ़ा के 25,000 कर दें। उनकी संपत्ति कुर्क करने और उसकी कार्रवाई भी हमारी प्रक्रियाधीन है और अगर अगले 24-48 घंटे में नहीं आता है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसी करेंगे कि नज़ीर बन जाए। हम दिवाली के पहले गिरफ्तार कर लेंगे और अभी भी समय दे दिया कि 2-3 दिन के अंदर अगर नहीं आए तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बने। करण की मुश्किल इतनी भर नहीं है, अब मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे लेकर इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। अब 15,000 से बढ़ाकर इनाम की राशि 25,000 कर दी गई है। इससे पहले पुलिस ने करण के भाई शिवम से पूछताछ की थी, फिर भी करण के बारे में पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगी। फिर विधायक मुरली मोरवाल भी थाने पहुंचे, लेकिन किसी को यह नहीं बताया कि उनका बेटा कहां फरार है। जब तक करण मोरवाल पर कार्रवाई का कोड़ा नहीं चलता है, तब तक टाइम्स नाउ नवभारत ये सवाल पूछता रहेगा कि करण मोरवाल को कौन बचा रहा है और पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। इंदौर से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और आज आर्यन खान की जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कल एनडीपीएस कोर्ट से आर्यन की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया था और अब आपको बताते चले कि आर्यन 14 दिन से ऑर्थर रोड जेल में बंद है और कल के फैसले के बाद वो काफी परेशान है। आर्यन की जमानत आज एक बार फिर खारिज हो गई। आर्यन की जमानत के लिए अब मुंबई हाई कोर्ट का ही सहारा है। आज वक्त पर आर्यन खान के वकील हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं कर सके। 10 COVID protocol. Yeah, we do. Please. Yeah, we do. We don't know, the order is not yet out. So, what do you think, sir? You are the lawyer of Aryan Khan. You'll have to wait for the order now. So, will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So, will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. What do you think? What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. Do you have the detailed orders of what? No, I don't. Submissions that have been. Please maintain your protocol. Yes, sir. We did. So, what was the reason the bail was rejected? Are you going to apply in the High Court, sir? I don't have the order, so I can't answer the question. So, are you going to apply in the High Court, sir? Until we read the order, we don't know. So, are you going to apply right now, sir, in the High Court? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जमानत खारिज होने को कानूनी दलीलों पर आधारित बता रहा है, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक इसे एनसीबी की चालबाजी बता रहे हैं। कई दिनों से नवाब मलिक एनसीबी पर हमले कर रहे हैं। हमें लगता है सस्ती पब्लिसिटी के लिए सारा खेल चल रहा है और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं, ये व्हाट्सएप चैट की बात करते हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये अपना मोबाइल अपने व्हाट्सएप चैट दे दें। मैं साबित कर दूंगा कि लोगों को कैसे फ्रेम किया गया। आर्यन खान केस में बनाए गए पंचों को लेकर नवाब मलिक एनसीबी पर लगातार हमले कर रहे हैं। नवाब मलिक का पहला आरोप मनीष भानुशाली नाम का पंच बीजेपी से जुड़ा हुआ है और दूसरा आरोप दूसरे पंच केपी गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई केस दर्ज है। आरोप नंबर 3, एक और पंच फ्लेचर पटेल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का पारिवारिक मित्र है। 90% केसेस कैसे फेक बनाए गए, ठीक है, ये ना दे, ये छुपाएं, लेकिन हम वर्किंग कर रहे हैं। हम बताएंगे कि 90% केसेस फेक हैं
और इसको लेके न्यायालय में भी जाएंगे। नवाब मलिक ने अपने दावों को सच साबित करने के लिए कुछ तस्वीरें साझा की, जैसे ये तस्वीर। इस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति फ्लेचर पटेल है और उसकी तस्वीर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन वानखेड़े के साथ है। एक दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें फ्लेचर पटेल समीर वानखेड़े के साथ दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक का सीधा आरोप समीर वानखेड़े पर है। अब तक 4 बार आर्यन खान की जमानत याचिका ठुकराई जा चुकी है। उसे 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक ने पहले ही आरोप लगाया है कि आर्यन का गिरफ्तारी के वक्त तस्वीरों में दिख रहा केपी गोसावी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। बावजूद इसके गोसावी समेत 2 बाहरी लोगों को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया।